स्वागत है दोस्तों। आज का यह हमारा वीडियो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित है, जो कि परीक्षाओं में पाठ्यक्रमों में लगाया गया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारतेंदु युग से देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के विकास को लेकर के किस तरह के कार्य किए गए। शुरुआत करते हैं। जो प्रचार प्रसार का कार्य दिखाई पड़ता है हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का, उसमें अगर हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो मूल मंत्र था वो था निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मूल मंत्र था उस दौर में, निज भाषा की उन्नति के प्रयास को लेकर के। तो इसे आपको ध्यान रखना है। प्रताप नारायण मिश्र जी का मूल मंत्र क्या था? उनका मूल मंत्र था हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का जो मंत्र था वो प्रताप नारायण मिश्र जी उस पर काम कर रहे थे। इसके अलावा बाबू तोताराम जो थे, उनका प्रयास था कि उन्होंने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की। अलीगढ़ में ये भाषा संवर्धनी सभा स्थापित हुई थी। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को राजकाज और व्यापक प्रयोग की भाषा बनाने के उद्योग से सन 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसे आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को राजकाज और व्यापक जनप्रयोग की भाषा बनाने के लिए 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। ठीक, अब इसकी स्थापना में कौन कौन लोग संलग्न थे, कौन कौन लोग उद्योगशील थे, उनकी नाम है। किसकी स्थापना में? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। इन तीन लोगों का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि देवनागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में इन तीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो श्याम सुंदर दास का, और शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा है कि सच पूछिए तो सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर दास जी के त्याग और सतत परिश्रम का ही फल है। वे ही आदि से अंत तक इसके प्राण स्वरूप स्थित होकर बराबर इसे अनेक उद्योग धंधों में तत्पर करते रहे। यानी अलग अलग कार्यक्रमों, अलग अलग प्रयासों के माध्यम से श्याम सुंदर दास जी ने इस नागरी प्रचारिणी सभा को क्रियान्वित किए रखा। ठीक, अब देखेंगे कि नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास जी हुए। तो नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? बाबू राधा कृष्ण दास। और बाबू राधा कृष्ण दास कौन थे? भारतेंदु के फुफेरे भाई। तो कभी प्रश्न पूछे कि भारतेंदु के फुफेरे भाई कौन थे, तो राधा कृष्ण दास, और यही नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति हुए। अब ये देखेंगे कि नागरी प्रचारिणी सभा का उद्देश्य क्या था। इसके दो उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला, नागरी अक्षरों का प्रचार, और दूसरा हिंदी साहित्य की समृद्धि। ठीक, तो इसे देखिए, उद्देश्य इसीलिए बनाया गया कि नागरी अक्षरों का प्रसार होगा और तभी उनमें हिंदी साहित्य की समृद्धि का प्रयास किया जा सकता है। तो ये दो उद्देश्य नागरी प्रचारिणी सभा के तय किए गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त जी ने उठाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में बहुत विस्तार से और बहुत मनोयोग से लिखा हुआ है। इनको बड़े सम्मान के साथ याद किया हुआ है अपनी पुस्तक में कि पंडित गौरी दत्त जी ने नागरी प्रचार का झंडा उठाया। ये मेरठ के निवासी थे। नागरी प्रचार में इतने रमे कि अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के नाम रजिस्ट्री करा दी पंडित गौरी दत्त जी ने। ठीक, तो हिंदी प्रचार के क्षेत्र में ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने अपनी सारी संपत्ति नागरी प्रचार के लिए समर्पित कर दी? तो पंडित गौरी दत्त जी का नाम आपको ध्यान रखना है। मेरठ निवासी थे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी गौरी नागरी कोश। ठीक, गौरी नागरी कोश पंडित गौरी दत्त जी की पुस्तक थी। इनसे मिलने पर लोग जय नागरी कहकर अभिवादन करते हैं। जैसे उस दौर में जय राम, जय श्री राम या राम राम, इस तरह के जो संबोधन से लोग एक दूसरे से अभिवादन करते थे। लेकिन पंडित गौरी दत्त जी से मिलने पर लोग जय नागरी कहकर अभिवादन करते थे, क्योंकि वो हमेशा नागरी के प्रचार की बातें, उस कार्यक्रम, युवाओं को प्रोत्साहित करना नागरी के लिए, इस तरह के कार्य में संलग्न थे और पूरे जी जान से। इसलिए इस तरह का
भाव उनके मन में था और लोग भी उनका सम्मान करते थे। आगे देखते हैं कि इसके अलावा क्या प्रयास हुए। कई राजाओं और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अथक परिश्रम से एक नागरी मेमोरियल बनाया गया और उस मेमोरियल को, यानी एक मेमोरेंडम मान लीजिए आप, कि इस तरह की चीज़ें बना करके तत्कालीन लाट साहब के समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया कि नागरी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जाए, उसे कचहरियों और राजकाज की भाषा बनाई जाए। इस तरह के प्रयासों से एक नागरी मेमोरियल तत्कालीन लाट साहब के समक्ष रखा गया। इस मेमोरियल को पास करवाने के लिए, इसकी सफलता को सफल बनाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अथक परिश्रम किया हुआ है। ठीक, तो नागरी मेमोरियल को पास करवाने के लिए अथक परिश्रम किसने किया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। अंततः सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित की गई। ये सफलता थी। नागरी के जो पक्षधर थे, नागरी के पक्ष में आंदोलन करने वाले लोग थे, नागरी के पक्ष में अपने सर्वस्व निछावर कर देने वाले लोग थे, उनकी बड़ी जीत थी, क्योंकि वो जानते थे कि कचहरियों में और राजकाज की भाषा में जब देवनागरी और हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ेगा तो उसके साहित्य की समृद्धि होगी, उसके बोलने वाले अधिक होंगे। नहीं तो उर्दू अदालती भाषा बनी हुई थी। तो ये एक जो संघर्ष था देवनागरी का, वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है भारतेंदु के समय से भारतेंदु के बाद तक। 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई। अब देखते हैं कि एक अंतिम पॉइंट की अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा, ये पुस्तक मदन मोहन मालवीय जी ने लिखी। इस पुस्तक में जनता और कचहरियों से नागरी लिपि को दूर रखने के दुष्परिणामों का अनुसंधान परक मीमांसा किया गया है। तो इसी पुस्तक को लिख करके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने नागरी मेमोरियल के प्रचार प्रसार और उसे पास करवाने के जो उनके प्रयास थे, वो उसे समझाने का प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा, आपके काम होगा। देवनागरी लिपि के विकास और हिंदी भाषा के विकास में जो संघर्ष, जो आंदोलन किए गए, जो प्रयास किए गए, उन सारे प्रयासों को आपने यहाँ पर देखा कि हिंदी हिंदुस्तानी प्रताप नारायण मिश्र, निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत को मूल, इस तरह का मंत्र देने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, उसमें जो लोग संलग्न थे, नागरी के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए नागरी प्रचारणी सभा के, ये सारी चीज़ें, और खासकर पंडित गौरीदत्त जी का नाम, जिन्होंने अपना सब कुछ, अपनी पूरी जायदाद लुटा दी नागरी के प्रचार प्रसार के लिए और सन्यासी होकर के खुद घूमने लगे नागरी के प्रचार प्रसार के लिए। इस तरह की जो तथ्य थे वो हमने इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जिनसे आप परिचित होंगे। हो सकता है आप में से बहुतों ने इन सब सारी चीज़ों पर ध्यान न दिया हो। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में बहुत विस्तृत से इस पर विस्तार पूर्वक लिखा गया है। तो आप इससे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, और बाद में हम इसे नोट्स रूप में प्रोवाइड भी करा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।